अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिसर्च के एमसीक्यूज हैं, जिसको हमने हसन सीरीज वालों की जो बुक है स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसके ऑथर मोहम्मद जुबैर कंबो साहब हैं, उनकी बुक से हमने ये एमसीक्यूज लिए हैं। और इसका टाइटल पेज इस बुक का आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के हवाले से ये एक बड़ी अच्छी बुक है, जिसमें हर सब्जेक्ट के जो मेन एमसीक्यूज हैं, सॉरी मेन जो टॉपिक हैं, उनको डिस्कस किया गया है। एरर फ्री है। मैं आप तमाम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही हम अपनी एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। हमारे इसमें रिसर्च के जो एमसीक्यूज हैं ना, वो टोटल 185 एमसीक्यूज हैं इस बुक में जो रिसर्च के दिए गए हैं। तो हम उनको दो वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में एमसीक्यूज नंबर 1 से लेके 82 तक डिस्कस किए जाएंगे, और सेकंड वीडियो में हम 83 से लेके 185 तक एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज नंबर 1 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है जी, रिसर्च इज एन, ये रिसर्च के बारे में हमसे पूछ रहा है जी, रिसर्च क्या है। और ऑप्शंस में वो कहता है जी कि ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, या सर्च फॉर नॉलेज है, या सिस्टमाइज्ड एफर्ट है टू गेन न्यू नॉलेज, या ऑल ऑफ अबव। तो हमें पता है रिसर्च को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये सारी चीजें ही रिसर्च की डेफिनेशन में फॉल करती हैं कि रिसर्च को हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं, सर्च फॉर नॉलेज भी कह सकते हैं, ठीक है, और सिस्टमाइज्ड एफर्ट भी होती है न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जी कि डैश इज सर्च फॉर ट्रूथ, के ट्रूथ की जो सर्च होती है, सच्चाई की जो तलाश है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमें पता है जी, सच्चाई की तलाश को हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। रिसर्च में हमारा मेन फोकस ही इस चीज़ के ऊपर होता है कि हम सच्चाई की तलाश करते हैं या ट्रूथ को सर्च करते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर हमारा है जी थर्ड, आ मूवमेंट फ्रॉम द नोन टू द अननोन इज नोन एज। यहाँ पे मेरा ख्याल है क्लरिकल मिस्टेक होगी हुई है, यहाँ पे आना ये चाहिए था कि आप मूवमेंट फ्रॉम अननोन टू नोन, ठीक है, यानी कि ला इल्मी से इल्म की तरफ जाना या ना जानने से जानने की तरफ जाना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिसर्च कहते हैं। ऑप्शन ए में देख लिखा रिसर्च कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। तो हमें पता है कि अननाउन से नाउन की तरफ जो हमारी ट्रैवलिंग होती है, जो मूवमेंट होती है, कि हम किसी चीज़ को पहले नहीं जानते और हम उसको जानने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको हम नॉलेज भी कह सकते हैं, एजुकेशन भी उसको कह सकते हैं, और इसको हम रिसर्च भी कह सकते हैं। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ अबव। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेन एम ऑफ डैश इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज हिडन एंड विच हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। कि डैश चीज जो है ना जी, उसका कहता मकसद ये होता है कि सच को तलाश करना, विच इज हिडन, जो छुपा हुआ है, छुपी हुई सच्चाई को तलाश करना है, या फिर क्या करना है, विच हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड येट, जो इससे पहले डिस्कवर नहीं हुई, इससे पहले जिसको डिस्कवर नहीं किया गया। तो ये काम किस चीज का मेन एम ये होता है, रिसर्च का मेन एम ये होता है, एजुकेशन का मेन एम ये होता है, नॉलेज का ये एम होता है, या टीचिंग का। तो हमें पता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है वो रिसर्च बनता है, क्योंकि रिसर्च में ही हमारा मेन एम जो होता है वो क्या होता है, टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज हिडन, छुपी हुई सच्चाई को तलाश करना जो पहले डिस्कवर नहीं की गई, ठीक है। लिहाजा करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, रिसर्च। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर हमारा है जी फिफ्थ, टू गेन फेमिलियरिटी विद अ फिनोमिना, कि किसी भी फिनोमिना के साथ फेमिलियर होना, किसी फिनोमिना के साथ फेमिलियरिटी को गेन करना, यानी उससे वाकफ होना, उसके बारे में जानना अच्छे तरीके से। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, आर टू अचीव न्यू इनसाइट्स, या उसमें न्यू इनसाइट्स को, यानी कि डीप इंस्पेक्शन उसकी करना, डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी करना, या उसको एक्सप्लोर करना। तो ये चीज, इसको हम इनटू इट रेफर्स टू, इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये चीज किसको रेफर करती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को करती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को करती है, डायग्नोस्टिक रिसर्च को करती है, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करती है। तो हमें पता है जी, जब भी हम बात करते हैं टू अचीव न्यू इनसाइट्स इनटू इट, यानी इसमें नई चीजों को, नए आइडियाज को, नई अंडरस्टैंडिंग को तलाश करना या हासिल करना, एक्सप्लोर करना, तो ये किस चीज में फॉल करती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब हमें पता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, कि जिसमें हम नए आइडियाज को, न्यू इनसाइट्स को
तलाश करते हैं, डिस्कवर करते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है, ठीक है, उसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है जी टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स, ठीक है, इस चीज को टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन करना, ठीक है, विद विच समथिंग अकर के कोई चीज किस फ्रीक्वेंसी से वकूफ पजीर हुई है, कोई चीज किस फ्रीक्वेंसी से अकर हुई है, इस चीज को डिटरमिन करना। या फिर क्या कहता है जी आर विद विच इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स, या ये इसके अलावा किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, या ये डिटरमिन करना। ये चीज क्या कहता है जी, वो कहता है रेफर करती है, किस चीज को रेफर करती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को रेफर करती है, डिस्क्रिप्टिव को करती है, डायग्नोस्टिक को करती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करती है। अब हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को तो लास्ट एमसीक्यूज में डिस्कस कर लिया था कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, हम न्यू आइडियाज को, न्यू इंसाइट्स को फाइंड आउट करते हैं, या उसको हम कहने के एक्सप्लोर करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम किसी भी चीज का जो करंट स्टेटस होता है, किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको इन डिटेल डिस्कस करते हैं, ये होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब जो हमारी डायग्नोस्टिक रिसर्च है ना जी, डायग्नोस्टिक रिसर्च से क्या मुराद होता है, डायग्नोस्टिक रिसर्च को हम क्लिनिकल रिसर्च भी कहते हैं। डायग्नोस्टिक रिसर्च जो है ना, वो हमें हेल्प करती है कि हम किसी कंडीशन, किसी बिहेवियर या किसी भी फिनोमेना की जो काज है ना, रूट काज है, उसको तलाश करें। ये डायग्नोस्टिक रिसर्च का मेन काम होता है कि काजेज ऑफ अ कंडीशन, बिहेवियर ऑफ फिनोमिना, इस चीज पे हम जब काम करते हैं तो वो हमारी डायग्नोस्टिक रिसर्च कहलाती है। यानी डायग्नोस्टिक रिसर्च का पर्पस ये होता है कि ये हमें बताती है कि व्हाई डज दिस हैपन, कि ये क्यों हुआ, ठीक है, इस चीज का आंसर हमें डायग्नोस्टिक रिसर्च में मिलता है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 में जो स्टेटमेंट है ना, असल में ये कोथारी एंड जॉर्ज ने 2019 में डायग्नोस्टिक रिसर्च की डेफिनेशन दी थी, ठीक है। कोथारी एंड जॉर्ज की डेफिनेशन है जो उन्होंने 2019 में दी थी, और उन्होंने कहा था जी डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या है, ये वो रिसर्च है जो क्या करती है, टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी विद समथिंग अकर, कि ये हमें बताती है कि कोई भी चीज जो अकर हुई है, कोई भी चीज जो वकू पजीर हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, या ये चीज इसके अलावा किसके साथ एसोसिएटेड है। तो इसको उन्होंने कहा जी ये डायग्नोस्टिक रिसर्च है। तो हम इसको डायग्नोस्टिक रिसर्च कहेंगे। जैसे मैंने आपको बता भी दिया, डायग्नोस्टिक रिसर्च का मेन काम क्या होता है कि वो हमें किसी भी चीज की रूट काज का बताती है कि उसकी वजह क्या है। और इसको हम क्लिनिकल रिसर्च भी इसलिए कहते हैं कि ये ज्यादातर मेडिकल की फील्ड में हम इसको कंडक्ट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है जी टू पोर्ट्रे accurately the characteristics of a particular individual situation or group refers to कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन या ग्रुप की करेक्टरिस्टिक्स को एक्यूरेटली प्रेजेंट करना। पोर्ट्रे का मतलब प्रेजेंट करना, ये क्या कहलाता है। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम यही काम करते हैं ना कि किसी चीज की करंट स्टेटस को, किसी चीज की करेक्टरिस्टिक्स को इन डिटेल हम डिस्कस करते हैं। यानी जिस तरीके से वो मौजूद होती हैं उसी तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं। हम इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का अदर नेम नेचुरलिस्टिक रिसर्च भी होता है, इसको हम सर्वे रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी हम इसको कहते हैं, ये इसके अदर नेम है। उसके बाद नंबर 8 पे देखिएगा, टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स रेफर्स टू, के जिसमें उस चीज को हम क्या कहते हैं जिसमें हम वेरिएबल्स के दरमियान जो कॉजल रिलेशनशिप होता है उस चीज को चेक करने के लिए अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस अमल को हम क्या कहेंगे, जिसमें वेरिएबल्स के दरमियान जो कॉजल रिलेशनशिप था, यानी कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप था, उस चीज को चेक करने के लिए जब हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हमें पता है जी हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नंबर 9 पे देखिएगा, डैश रिसर्च इंक्लूड्स सर्वेज फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड। वो रिसर्च कौन सी होती है जिस रिसर्च में हम सर्वे करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज करते हैं ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो जब भी जैसे हमने जिक्र किया था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का अदर नेम जो है वो सर्वे रिसर्च भी है। तो जब भी सर्वे की बात आ जाएगी तो हमारे माइंड में फौरन क्या आना चाहिए कि ये बात हो रही है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में वो पूछ रहा है जी, द रिसर्चर हैज टू यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, कि रिसर्चर ने क्या करना है, वो फैक्ट्स और वो इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी अवेलेबल है उनको उसने इस्तेमाल करना है, एंड एनालाइज दीज टू मेक अ क्रिटिकल इवेल्युएशन, और इनको उसने क्या करना है, एनालाइज करना है क्रिटिकल इवेल्युएशन के लिए ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई फैक्ट्स उसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, अब वो उस इंफॉर्मेशन को, उन फैक्ट्स को एनालाइज कर रहा है, किस चीज़ के लिए, कि वो क्रिटिकल एवेल्युएशन कर सके। ठीक है, तो ये काम हम किस में करते हैं, हमें पता है जी, ये काम हम एनालिटिकल रिसर्च में करते हैं, क्योंकि एनालिटिकल रिसर्च का काम ही क्या होता है, इसका काम ही एवेल्युएशन करना होता है, जिसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं। ये एनालिटिकल रिसर्च में हम ये काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद नंबर 11 पे देखें जी, डैश रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग अ सोल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट प्रॉब्लम, कि किसी इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो रिसर्च की जाती है, जो उस प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी, जो वो प्रॉब्लम जो एक सोसाइटी फेस कर रही है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, और हम उस इमीडिएट प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, तो ये कौन सी रिसर्च होती है जिसका एम ये होता है, यानी कि प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना। तो हमें पता है जी, अप्लाइड रिसर्च का ये काम होता है। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च हम कंडक्ट ही उस वक्त करते हैं जब हमने किसी इमीडिएट प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना होता है। उसके बाद नंबर 12 पे है जी, डैश रिसर्च इज मेनली कंसर्न्ड, वो कौन सी रिसर्च है जो मेनली ज्यादातर कंसर्न्ड होती है किसके साथ, जनरलाइजेशन बनाने के साथ, एंड विद द फार्मूलेशन ऑफ थ्योरी, या थ्योरी को बनाने के साथ जो रिसर्च कंडक्ट होती, कंसर्न्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं। यानी दो काम ने उसने हमें बता दिए, जर्नलाइजेशन और फार्मूलेशन ऑफ अ थ्योरी। तो हमें पता है कि हम नई थ्योरी किस में बनाते हैं, हम जनरलाइजेशन किस में करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च इसका करेक्ट आंसर होगा। बुक में इसका आंसर वैसे ऑप्शन बी दिया हुआ है, अप्लाइड रिसर्च। वैसे अप्लाइड रिसर्च भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन जब फंडामेंटल दिया होगा तो फिर हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ये बनता है कि हम फंडामेंटल को टिक करें, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च का जो मेन पर्पज है ना, या अप्लाइड रिसर्च की जो मेन कह लें कि फोकस होता है, वो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। उसका काम थ्योरी को डेवलप करना नहीं होता, उसका काम जर्नलाइजेशन नहीं होता। जर्नलाइजेशन वैसे होती है अप्लाइड रिसर्च में भी, और थ्योरी भी वहां पे बनती है, लेकिन मेन फोकस उनका जो है ना, वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना, उनका सोल्यूशन ढूंढना होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च। नंबर 13 पे है जी, द रिसर्च यूज्ड फॉर बेसिक रिसर्च आर पास्ट थ्योरीज, के वो रिसर्च जो क्या करती है, जो बेसिक रिसर्च को इस्तेमाल करती है या पास्ट थ्योरीज के जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल करती है, एंड मेथड्स, और मेथड्स को फॉर सॉल्विंग द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यानी उस रिसर्च को हम क्या कहेंगे, जो रिसर्च क्या करती है कि वो बेसिक रिसर्च को इस्तेमाल करती है या पास्ट थ्योरीज के नॉलेज को इस्तेमाल करती है एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स की को सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम चुके जैसे डिस्कस कर चुके थे, तो ये कौन सा होगा, अप्लाइड रिसर्च ही है। अप्लाइड रिसर्च का ही मेन काम ये होता है। नंबर 14 पे आ जाए जी, डैश रिसर्च इज यूज्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी आर अमाउंट, कि वो रिसर्च जो बेस करती है क्वांटिटी के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह 15 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 15 पे, अ ब्रॉड रेंज ऑफ डाटा कलेक्शन टेक्निक used by a researcher in an attempt to understand and represent the quality, meaning of richness of people lived experience। ठीक है, उस चीज को, उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं, जिसमें क्या करता है हमारा रिसर्चर, कि वो ब्रॉड रेंज यूज करता है डाटा कलेक्शन टेक्निक की, और किस पर्पस के लिए, टू अंडरस्टैंड एंड रिप्रेजेंट द क्वालिटी, कि वो अंडरस्टैंड करना चाहता है और क्वालिटी को रिप्रेजेंट करना चाहता है, मीनिंग ऑफ द पीपल, मीनिंग और रिचनेस ऑफ पीपल्स लिव्ड एक्सपीरियंस,
जिसमें लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस को वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है या क्वालिटी को, तो हमें पता है ये काम किस में होगा जी, क्वालिटेटिव रिसर्च में होगा, क्योंकि उसने हमें की पॉइंट दो दे दिए, एक लिव्ड एक्सपीरियंस की बात बता दी, दूसरा क्वालिटी की बात बता दी। तो हमें पता है जी, हम जब भी हम ह्यूमन बीइंग्स के एक्सपीरियंस को, उनकी ओपिनियन को, ठीक है, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो वो काम हम किस में करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 16 पे हमारा क्वेश्चन है जी, नंबर 16 पे, डैश रिसर्च इज कंसर्न्ड विद द क्वालिटेटिव फिनोमिना। कौन सी रिसर्च जो है उसका ताल्लुक क्वालिटेटिव फिनोमिना से है, तो अब चूंकि उसने सिंपल बता दिया है क्वालिटेटिव फिनोमिना से ताल्लुक किस रिसर्च का होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च का ही होगा, ठीक है। इसी तरह नंबर 17 पे देखें, डैश रिसर्च इज दैट रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी। वो कौन सी रिसर्च है जिसका ताल्लुक किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से होता है या थ्योरी से होता है। इट इज रिलेटेड टू डेवलप न्यू थ्योरी, ये नई थ्योरी डेवलप करती है, नया कंसेप्ट डेवलप करती है, या क्या करती है, जो पहले से मौजूद है कंसेप्ट उसको इंटरप्रेट करती है। तो हमें पता है जी, ये काम हम किस में करते हैं, कंसेप्चुअल रिसर्च में करते हैं, जिसको हम फिलोसॉफिकल रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। इसमें फिलोसफर्स या थिंकर्स क्या करते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए न्यू कंसेप्ट देते हैं या न्यू थ्योरी देते हैं, या जो पहले से मौजूद थ्योरी होती है उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कंसेप्चुअल रिसर्च, ठीक है। उसके बाद नंबर 18 पे है जी, डेटा बेस्ड रिसर्च, कि वो रिसर्च जो डेटा बेस्ड रिसर्च होगी, कमिंग अप विद कंक्लूजन्स, जो कंक्लूजन्स को लेके आएगी, कंक्लूजन्स को ड्रा करेगी, दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड। और वो कंक्लूजन्स कैसे होंगे जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से। तो उस रिसर्च को हम क्या कहेंगे, जो रिसर्च डाटा के ऊपर बेस कर रही होगी, जो कंक्लूजन्स हमें दे रही होगी, और उन कंक्लूजन्स को हम ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमें पता है इस रिसर्च को हम क्या कहेंगे, इंपेरिकल रिसर्च कहेंगे। इंपेरिकल रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन को या एक्सपीरियंस को यूज करते हैं। यानी इसमें आप ये समझ लें कि एक्सपीरियंस के ऊपर ये रिसर्च बेस कर रही होती है और ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये रिसर्च बेस कर रही होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद 19 पे है जी, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन। वो कौन सी रिसर्च है जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपीरियंस पे बेस करती है। अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, इसको हम इंपेरिकल रिसर्च कहते हैं। नंबर 20 पे है, कोरिलेशनल स्टडीज अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई। जो कोरिलेशनल स्टडीज होती हैं, ये कोरिलेशनल स्टडी हमें पता है, जब हम रिसर्च को कैटेगराइज करते हैं बाय मेथड, तो उसमें हम एक पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव पढ़ते हैं। तो क्वांटिटेटिव में फिर दो डिवीजन होती हैं, एक एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल की एक टाइप होती है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च का काम क्या होता है कि वो दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करती है। हमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल या ग्रुप के दरमियान जो एसोसिएशन होती है, जो रिलेशन होता है, उसको आइडेंटिफाई करके देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, रिलेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 21 पे आ जाए, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रिसर्चेज आर द कैटेगरीज ऑफ, के डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्चेज जो हैं वो कैटेगरीज हैं किस रिसर्च की। तो बेसिकली ये कैटेगरीज तो नहीं होती, ये इंडक्टिव और डिडक्टिव जो है ये दो मेथड हैं, दो अप्रोचेज होती हैं। इंडक्टिव अप्रोच ऐसी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इंडक्टिव अप्रोच में कि न्यू थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। इसमें हमारा काम जो होता है वो स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच हमारी होती है, हम इसको बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। यानी इंडक्टिव रिसर्च से मुराद या इंडक्टिव अप्रोच से मुराद ये होता है कि जिसमें हम नई थ्योरी बनाने की तरफ जाते हैं। और ज्यादातर हमारी जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, वो इंडक्टिव होती है। और डिडक्टिव से क्या मुराद होता है, डिडक्टिव से मुराद, जिसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं, इस डिडक्टिव अप्रोच में हम किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट करते हैं, ठीक है। यानी हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, और ये ज्यादातर जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो डिडक्टिव होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर उन्होंने ऑप्शन डी दिया हुआ है, हिस्टोरिकल, कि ये दोनों जो है हिस्टोरिकल की कैटेगरीज हैं। अब हम चलें इसको फॉलो कर लेते हैं बुक के मुताबिक इसका जो आंसर है। वैसे हम इसको ये कह नहीं सकते कि इंडक्टिव और डिडक्टिव जो है वो हिस्टोरिकल में आएगी या सर्वे में आएगी या कंसेप्चुअल में आएगी या एक्सपेरिमेंट में, ठीक है।
वो तो किसी में भी आ सकती है ना, किसी एक के साथ उसका स्पेसिफिकली रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आ रिसर्च मेथड इन विच क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू आर यूज्ड। उस रिसर्च मेथड को हम क्या कहेंगे जिसमें हम क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू को इस्तेमाल करेंगे टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ पीपल, लोगों से जो हमारे लोगों का एग्जाम्पल होगा उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए स्पेसिफिक बिलीव्स, एटीट्यूड, प्रेफरेंस और एक्टिविटीज रेफर टू। उस रिसर्च को हम क्या कहेंगे जिस रिसर्च में हम क्या करेंगे जी, क्वेश्चनेयर को यूज करेंगे, इंटरव्यू को यूज करेंगे लोगों से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, ठीक है, ताकि हम उनके बारे में, उनके जो बिलीव्स हैं, उनका जो एटीट्यूड है, उनकी जो प्रेफरेंस है, उस चीज को जान सकें। अब हमें पता है कि हम क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू कौन सी रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, सर्वे रिसर्च में। सर्वे रिसर्च में ही हम इंटरव्यू और क्वेश्चनेयर को इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से हम लोगों के जो बिलीव्स होते हैं, उनकी जो प्रेफरेंस होती है, उनका जो एटीट्यूड होता है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिहाजा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद नंबर 23 पे है जी कि आ रिसर्च मेथड दैट मेजर्स द रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज नाउन एज। उस रिसर्च को हम क्या कहेंगे जो रिसर्च दो या दो से ज्यादा वेरिएबल या ग्रुप्स के दरमियान जो एसोसिएशन है, जो रिलेशनशिप है, उसको हमें डिस्क्राइब करती है या बताती है। हमें इसको प्रीवियस एमसीक्यूज में भी डिस्कस कर लिया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, कोरिलेशनल रिसर्च इसको हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है जी 24, आ रिसर्च मेथड इन विच आ रिसर्च मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उस रिसर्च को हम क्या कहेंगे जिसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो मैनिपुलेटिंग इफेक्ट्स होते हैं, यानी मैनिपुलेट करने से मुराद होता है कि जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। तो उस रिसर्च को वो कहता है जी क्या कहेंगे जिस रिसर्च में एक इन्वेस्टिगेटर एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेटिंग इफेक्ट्स को स्टडी करेगा अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है, कंट्रोल्ड कंडीशन में ऑन अ डेजिग्नेटेड डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें एक डेजिग्नेटेड डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इस कॉल्ड डैश रिसर्च। तो इस रिसर्च में हम क्या गए, तो एक सिंपल रूल है जी, जब भी मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल की बात आ जाए ना, जब भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने की बात आ जाए, जब भी कंट्रोल्ड कंडीशंस की बात आ जाए, तो हमें फौरन पता चल जाना चाहिए ये किसकी बात हो रही है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात हो रही है। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही एक वाहिद रिसर्च है जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर एमसीक्यूज है, आ रिसर्च मेथड दैट इन्वॉल्व्स एन इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन और डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ सिंगल पर्सन और इंस्टेंस और सिचुएशन। कि उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं जिसमें हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं या इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन देते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं किसी सिंगल पर्सन को, किसी सिंगल इंस्टेंस को, किसी सिचुएशन को। तो उसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम केस स्टडी कहते हैं, ठीक है। ये केस स्टडी उसी तरीके से होती है जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ये आप कह लें कि अदर नेम केस स्टडी है, लेकिन इन दोनों में फर्क ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है ना वो मेनली क्वांटिटेटिव होती है बाय नेचर, और जो केस स्टडी होती है ये बाय नेचर क्वालिटेटिव होती है। यानी आप ये समझ लें कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जब क्वांटिटेटिव मेथड से की जाएगी तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगी, और वही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जब हम क्वालिटेटिव मेथड से करेंगे तो वो केस स्टडी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद नंबर 26 पे है जी, 26 पे इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस्लाम में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या है, कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, तो उसका हमें पता है जी क्या है, काउंसलिंग के जरिए, ठीक है, मशवरे से हमें करना चाहिए। 27 पे है जी, डैश मेथडोलॉजी इज अ वे टू सिस्टमेटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। कि किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली सॉल्व करने की जो मेथडोलॉजी है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है। 28 पे है जी, आ रिसर्च डैश इज अरेंजमेंट्स ऑफ कंडीशंस फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। रिसर्च की वो कौन सी चीज है या रिसर्च का वो कौन सा पार्ट है जो जिसमें हम क्या करते हैं, कंडीशंस की अरेंजमेंट करते हैं फॉर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। यानी जिसमें हम ये तय करते हैं कि हमने डाटा कलेक्शन कैसे करनी है और अपने डाटा का एनालिसिस कैसे करना है। तो ये काम किस में होता है, डिजाइन में। यानी रिसर्च डिजाइन हमें ये बताता है कि हमने
अपने डाटा को कलेक्ट कैसे करना है और अपने डाटा का एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 29 पे है जी, MCQs नंबर 29 है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज, रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है? तो हमें पता है रिसर्च स्टेप का फर्स्ट प्रोसेस होता है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस के 7 स्टेप्स होते हैं। पहले नंबर पे आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरे नंबर पे आता है लिटरेचर रिव्यू, तीसरे नंबर पे आता है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, चौथे नंबर पे आता है मेथडोलॉजी, पांचवें नंबर पे डाटा कलेक्शन, छठे नंबर पे एनालिसिस ऑफ डाटा और सातवें नंबर पे डिस्कशन कंक्लूजन। ये 7 स्टेप्स होते हैं जिसको हम रिसर्च प्रोसेस में फॉलो करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने फर्स्ट स्टेप पूछा हुआ है, वो आपसे सेकंड स्टेप भी पूछ सकते हैं, थर्ड स्टेप भी पूछ सकते हैं, लास्ट स्टेप भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि रिसर्च प्रोसेस के 7 स्टेप्स कौन से हैं। ठीक है, इसी तरह ये तो हमने पढ़ लिया ना रिसर्च प्रोसेस के 7 स्टेप्स। इसी तरह रिसर्च रिपोर्ट के कंपोनेंट्स भी होते हैं, वो भी 7 होते हैं। रिसर्च रिपोर्ट किसको हम कहते हैं? जो हमारा कंप्लीट थीसिस होता है, जब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, उसको हम उसका जो थीसिस बनाते हैं, उसको बुक की फॉर्म में लेके आते हैं, तो उसको हम रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं, यानी कंप्लीट रिसर्च वर्क को हम रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिसर्च रिपोर्ट के कितने कंपोनेंट होते हैं। ये 29 नंबर क्वेश्चन में तो आपसे उसने रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स पूछे हुए हैं ना, तो रिसर्च रिपोर्ट के कंपोनेंट्स के बारे में भी बात हो जाती है, वो भी 7 हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उसमें पहले नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट आता है, दूसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन, तीसरे नंबर पे लिटरेचर रिव्यू, चौथे नंबर पे मेथडोलॉजी, पांचवें नंबर पे एनालिसिस, छठे नंबर पे डिस्कशन, समरी, कंक्लूजन और सातवें नंबर पे रेफरेंस। ये जो 7 कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं, ये रिसर्च रिपोर्ट के हैं। ठीक है, इसी तरह रिसर्च रिपोर्ट के चैप्टर्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिसर्च रिपोर्ट के चैप्टर्स कितने होते हैं? तो वो 5 होते हैं, यानी हमारा जो थीसिस होता है उसके चैप्टर कितने होते हैं? 5। पहला इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, उसके बाद डाटा एनालिसिस और पांचवें नंबर पे समरी, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 30 है। अब इसमें सेकंड स्टेप उसने रिसर्च प्रोसेस का पूछ लिया है, तो हमने जैसे पहले इसको डिस्कस कर लिया है। तो सेकंड स्टेप में क्या आएगा जी? लिटरेचर रिव्यू आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद 31 में उसने पूछ लिया जी थर्ड स्टेप कौन सा होगा? तो हमें पता है लिटरेचर रिव्यू के बाद थर्ड स्टेप हमारा कौन सा होता है? फार्मूलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 32 पे है जी ऑल द आइटम्स अंडर कंसिडरेशन इन एनी फील्ड आर इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिवर्स। ठीक है, उन तमाम आइटम्स को हम क्या कहते हैं जो किसी भी फील्ड में या इंक्वायरी में अंडर कंसिडरेशन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हमें पता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज अंडर कंसिडरेशन, यानी कि वो लोग जो अंडर डिस्कशन होते हैं, अंडर कंसिडरेशन होते हैं, जिनके ऊपर हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं, उसको हम यूनिवर्स कहते हैं या क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 33 पे है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज ग्रुप, कि वो जो हमारा लार्ज ग्रुप होता है, यानी हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्मॉल ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम सैंपल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नंबर 34 पे है जी सैम्पलिंग मेथड इन विच नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द स्टडी इज नोन एज, कि उस सैम्पलिंग टेक्निक को हम क्या कहते हैं जिसमें तमाम जो हमारे उसमें मेंबर्स होते हैं उनके पास इक्वल चांस नहीं होता कि वो भी सैंपल के तौर पे सिलेक्ट हो सकते हैं। हैव एन इक्वल चांस विच नॉट ऑल मेंबर्स हैव एन इक्वल चांस। ठीक है, तो जब भी हमारी पॉपुलेशन में मौजूद तमाम लोगों के पास इक्वल चांस नहीं होता, तो उसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से मुराद ये होता है कि जिसमें रैंडमाइजेशन नहीं होती। हम जो अपने सैंपल को लेते हैं ना, रैंडमली नहीं लेते, बल्कि रिसर्चर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेता है, वो अपने डेलिब्रेटली उसको सिलेक्ट करता है, तो उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है कि जिसमें रिसर्चर क्या करता है? सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट करता है, उसमें उसकी चॉइस शामिल नहीं होती, रैंडमाइजेशन होती है, रैंडमली जो भी बंदे उसमें आ जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें हर मेंबर के पास इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल के तौर पे सिलेक्ट हो सकता है। 35 पे कहता है जी सैम्पलिंग मेथड इन विच ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज द चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि इसमें हर मेंबर के पास इक्वल चांस है कि वो सैंपल के तौर पे सिलेक्ट हो सकता है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी इसमें रैंडमाइजेशन होगी, रैंडमली हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इससे आगे जो क्वेश्चन हमारे हैं, ये डिफरेंट सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं उसके हवाले से है। जैसे 36 पे देखें, 36 में कहता जी डैश सैम्पलिंग मेथड इन्वॉल्व्स द
पर्पसिव सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर यूनिट्स, कि जिसमें हम पर्टिकुलर यूनिट्स को ना पर्पसिवली पर्पस के लिहाज से सिलेक्ट करते हैं ऑफ द यूनिवर्स, यानी पॉपुलेशन में से, फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सैंपल दैट रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्स। अपने सैंपल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हम जो पर्टिकुलर यूनिट्स होंगे ना उनको पर्पसिवली सिलेक्ट करेंगे, यानी डेलिब्रेटली सिलेक्ट करेंगे। तो जब भी हम अपने सैंपल को डेलिब्रेटली या अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं, यानी रिसर्चर ये देखता है कि ये बंदा मेरे पर्पस पे पूरा उतरता है, तो उसको वो एज ए सैंपल सिलेक्ट कर लेता है। तो इस तरह की सैंपलिंग को हम क्या कहते हैं, डेलिब्रेट सैंपलिंग कहते हैं, या पर्पसिव सैंपलिंग भी इसको कहा जाता है। 37 पे है जी, व्हेन एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ इंक्लूजन इन द सैंपल, कि जब पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल में शामिल हो सकता है, तो ये चीज रेफर करती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है। 38 में है जी, द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ सैम्पलिंग इज सिलेक्ट एवरी 15th नेम ऑन अ लिस्ट, कि उस सैम्पलिंग टेक्निक को हम क्या कहते हैं जिसमें हम हर 15वें नंबर को, हर 15वें नाम को, लिस्ट में से हर 15वें नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं एज ए सैंपल के तौर पे। तो इस सैम्पलिंग टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इस सैम्पलिंग टेक्निक को हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। असल में यहाँ पे जरूरी नहीं होगा कि लिस्ट में मौजूद आपने हर 15वां नाम ही लेना है, वो हर 5वां नाम भी आ सकता है, हर 7वां नाम भी आ सकता है। ये तो हम तय करते हैं ना कि फिक्स्ड इंटरवल जो हमने कैलकुलेट करना होता है ना, वो एक फार्मूला के तहत कैलकुलेट किया जाता है कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, अपनी टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं अपने सैंपल साइज के ऊपर, फिर जो हमारे पास आंसर आता है, यानी कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एन ओवर स्मॉल एन, ये इसका फार्मूला होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग का। ये जब हम टोटल पॉपुलेशन कितनी है और हमें सैंपल कितना रिक्वायर्ड, इसके बाद इसको जब हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है। वो जो आंसर होता है ना, वो हमें ये तय करता है कि आपने लिस्ट में मौजूद हर वो फलां नंबर लेना है, जितना ये आंसर आएगा। यानी अगर वो 15 आ जाता है तो 15th एवरी 15 नेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने 15th नेम लिखा हो ना, यहाँ पे अगर वो लिख देना kth नंबर, ठीक है, या nth नंबर, तो वो उसको मुराद भी सिस्टमैटिक सैंपलिंग ही होगी। यानी जब भी हम एक फिक्स इंटरवल के बाद अगला मेंबर सेलेक्ट करते हैं सैंपलिंग के तौर पे, तो उसे हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहते हैं। 39 में कहता है जी, सैंपलिंग आल्सो नोन एज चेन रेफरल सैंपलिंग। चेन रेफरल सैंपलिंग हमें पता है जी, स्नोबॉल सैंपलिंग का अदर नेम है, कि जिसमें क्या होता है, हम की पर्सन को पकड़ लेते हैं और वो की पर्सन आगे चेन बनती जाती है, वो हमें आगे 2 बंदे रेफर करता है, वो आगे हमें 2 बंदे रेफर करता है, तो एक चेन बनती जाती है, इसे हम स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। उसके बाद नंबर 14 पे है, 40 पे सॉरी, सैंपलिंग टेक्निक इन विच एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स प्रोवाइड रेफरल टू रिक्रूट सैंपल्स रिक्वायर्ड फॉर अ रिसर्च स्टडी। वो सैंपलिंग टेक्निक को क्या कहेंगे जिसमें हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें रेफर करते हैं दूसरे लोगों की तरफ कि उनको भी हम सैंपल के तौर पे रिक्रूट कर लें, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको भी स्नोबॉल सैंपलिंग ही कहेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एमसीक्यूज नंबर 41 कि डैश सैंपलिंग इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट कैन बी पार्टीशनड इनटू सब ग्रुप्स। उस सैंपलिंग को हम क्या कहेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी पॉपुलेशंस होती है उसको, उसकी पार्टीशन करते हैं सब ग्रुप्स में, छोटे ग्रुप्स हम बना देते हैं। ठीक है, तो उस सैंपलिंग को हम क्या कहेंगे जी, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहेंगे। हमें पता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है कि हम ग्रुप करते हैं अपनी पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर, ट्रेड्स की बेस के ऊपर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर हर ग्रुप में मौजूद लोगों की तादाद के अकॉर्डिंग उनमें से हर पोर्शन सेलेक्ट कर लिया जाता है सैंपल के तौर पे। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है जिसमें हम अपनी पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में या छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इसको हम मोस्टली उस वक्त कंडक्ट करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, यानी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के हम लोग होते हैं, या हम जब डिफरेंट ट्रेड्स के ऊपर, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसमें हम अपनी पॉपुलेशन को ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, तो उस वक्त हमें स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इस्तेमाल करनी पड़ती है। वैसे तो हमारी जो क्लस्टर सैंपलिंग होती है उसमें भी हम ग्रुप्स बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्लस्टर का करते हैं मोस्टली। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद 42 नंबर एमसीक्यूज हमारा है जी, अ सैंपलिंग
method in which the total population is divided into smaller groups to complete the sample process। ये भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की ही अक्सी है, वही चीज़ है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ही आएगा, ठीक है जी। 43 पे देख लें, 43 में कहता है जी सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग द पॉपुलेशन एंड देन सेलेक्टिंग द ग्रुप्स रादर दैन इंडिविजुअल्स। कि उस सैम्पलिंग टेक्निक को हम क्या कहेंगे जिसमें हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन बाद में हम काम क्या करते हैं कि पूरे एक ग्रुप को, पूरे एक क्लस्टर को सैंपल के तौर पे सिलेक्ट कर लेते हैं बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करें। तो वो हमारी क्लस्टर सैंपलिंग होती है जिसमें हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर किसी एक ग्रुप को, पूरे के पूरे ग्रुप को सैंपल के तौर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। 44 में है जी सैम्पलिंग मेथड इन विच रिसर्चर चूज इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ट्रेड्स आर क्वालिटीज। उस सैम्पलिंग को हम क्या कहते हैं जिसमें रिसर्चर क्या करता है कि सैंपल को सिलेक्ट करता है स्पेसिफिक ट्रेड की बेस पे, क्वालिटीज की बेस के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग दोनों सेम है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में भी हम अपनी पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कोटा सैम्पलिंग में भी हम अपनी पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्क ये होता है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में अब हम क्या करेंगे कि जो हमने ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया ना, हर ग्रुप से जो हमने इंडिविजुअल्स लेने हैं ना वो हम लेते हैं रैंडमली, ठीक है। तो ये कहलाती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। और अगर हम हर ग्रुप में से जो इंडिविजुअल्स हमने लेने हैं वो रैंडमली ना लें, यानी कि रैंडमाइजेशन ना करें और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी 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 मर्जी के मुताबिक या अपने हमें जो कन्वीनियंट हो, हमें जो लगे कि ये हमारे पर्पस पे पूरा उतरता है, तो हम अपनी मर्जी से अगर ग्रुप्स में से इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर लें सैंपल के तौर पे, तो वो फिर कोटा सैम्पलिंग बन जाती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, लेकिन सी भी हो सकता है। उसके बाद नंबर 45 पे जी डेलिब्रेट सैम्पलिंग इज नाउन एज। डेलिब्रेट सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या है जी? या डेलिब्रेट सैम्पलिंग जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी, चूंकि ये डेलिब्रेटली है, डेलिब्रेट सैम्पलिंग है, यानी इसमें रिसर्चर की मर्जी शामिल होगी, तो इसलिए हम इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहेंगे। इसी तरह सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, इसको हम क्या कहेंगे? अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हमें पता है इसमें रिसर्चर की मर्जी शामिल नहीं होती, बल्कि रैंडमली हम इंडिविजुअल्स को लेते हैं, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। 47 पे है जी स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में कि स्नोबॉल सैम्पलिंग किस में आएगी? तो स्नोबॉल सैम्पलिंग आएगी जी नॉन प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट कोटा सैम्पलिंग जो है, कोटा सैम्पलिंग भी हमें पता किस में आती है? नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है, ठीक है। उसके बाद 49 पे देख लें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किस में आती है? प्रोबेबिलिटी में आती है। 50 पे देख लें क्लस्टर सैम्पलिंग किस में आती है? क्लस्टर सैम्पलिंग भी प्रोबेबिलिटी में आती है, ठीक है। 51 पे देख लें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये भी प्रोबेबिलिटी में आती है, ठीक है। उसके बाद 52 में देख लें कि जी डैश इज एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। डैश इज एनी इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कलेक्टेड, observed, generated or created to validate the original research finding। कि ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग को वैलिडेट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जिसको हमने कलेक्ट किया होता है या ऑब्जर्व किया होता है या जनरेट किया होता है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कह सकते हैं? तो उस इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं, ठीक है। डाटा हम उसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 53 नंबर पे एमसीक्यूज के द डाटा विच आर कलेक्टेड for the data which are collected fresh and for the first time is known as। उस डाटा को हम क्या कहते हैं जी? उस डाटा को हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। वो डाटा जो पहली दफा कलेक्ट किया जाता है, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, जो आपसे पहले किसी बंदे के हाथ नहीं लगी होती, उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा मोस्टली हम हिस्टोरिकल रिसर्च में यूज करते हैं। जैसे अगर आप क्वेश्चनर के जरिए जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, इंटरव्यू के जरिए जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, ऑब्जर्वेशन के जरिए जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी डाटा होगा। इसी तरह गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो होता है वो भी प्राइमरी डाटा में आता है। सेकेंडरी डाटा में आ जाती हैं आपकी टेक्स्ट बुक्स वगैरह, ठीक है, किसी की बायोग्राफी वगैरह, ठीक है, तो वो सेकेंडरी डाटा में आ जाता है। सेकेंडरी डाटा से मुराद ये होता है कि आपसे पहले वो डाटा किसी और बंदे के हाथ लगा हो,
ठीक है, और या किसी और बंदे ने उसको प्रोसेस किया और बाद में आपके पास है, उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यही सेकेंडरी डाटा के बारे में पूछा गया, द डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, जो किसी ने और ने बंदे ने कलेक्ट किया था फिर बाद में आपके पास आया, ठीक है। विच हैव ऑलरेडी बीन पास्ड थ्रू द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, जो ऑलरेडी उसके ऊपर कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसेस हम अप्लाई कर चुके हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। नंबर 55 पे है जी हमारा क्वेश्चन, डैश इज अ टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन का टूल कौन सा है जी, इसमें स्ट्रक्चर, डिजाइन, क्वेश्चनएयर, तो इसमें क्वेश्चनएयर हमें पता जी डाटा कलेक्शन का एक टूल है, बाकी नहीं है। इजीएस्ट वे फॉर डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन का सबसे आसान वे क्या होता है, तो वो क्वेश्चनएयर ही होता है, जिसके जरिए हम आसानी से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चनएयर में ये होता है कि हमें इंडिविजुअल्स को पर्सनली विजिट नहीं करना पड़ता, हम उन्हें थ्रू मेल क्वेश्चनएयर सेंड कर सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं क्वेश्चनएयर, और वो उनको टिक करके हमें वापस भेज देंगे, तो इसलिए इसको ज़रा इजीएस्ट वे समझा जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए। 57 पे देखें, 57 पे है जी, डैश questions are free from survey questions that allow respondents to answer in open text format so that they can answer based on their complete knowledge, feeling and understanding। अब ये जो हमारे क्वेश्चनएयर होते हैं ना, ये दो तरीके से होते हैं, एक को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चनएयर, एक को हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चनएयर। जो ओपन एंडेड क्वेश्चनएयर होता है ना, उसमें जस्ट क्या होता है, क्वेश्चन लिखा होता है और नीचे ऑप्शन नहीं दिए गए होते, जवाब नहीं लिखे होते, वो रिसर्चर ने अपने नॉलेज की बेस के ऊपर, अपनी फीलिंग की बेस के ऊपर या अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसका जवाब देना होता है, इसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसमें ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है और नीचे उसके 2 या 3 या 4 ऑप्शंस भी दिए गए होते हैं, यानी रिसर्चर उसमें अपनी वर्डिंग अपनी नहीं यूज कर सकता, अपनी फीलिंग्स नहीं लिख सकता, उसने नीचे दिए गए जो ऑप्शंस होते हैं उसी में से किसी ना किसी को चूज करना होता है, तो उसको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चनएयर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ 57 में चूंकि वो बात कर रहा है जी बेस्ड ऑन द कंप्लीट नॉलेज और फीलिंग, जिसमें वो अपनी फीलिंग, अपने नॉलेज की बेस पे जवाब देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चनएयर कहते हैं। और इसी तरह 58 पे देखें, क्वेश्चंस आर वंस वेयर ऑल पॉसिबल आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन, जिसमें क्वेश्चंस में पॉसिबल आंसर ऑलरेडी गिवन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चनएयर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 59 पे आ जाता है, अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ पिक्चर्स दैट आर शोन टू रिस्पोंडेंट, एक वो टेस्ट जो मुख्तलिफ तस्वीरों पर मुश्तमिल होता है, जो हम अपने रिस्पोंडेंट्स को दिखाते हैं, हु आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब व्हाट दे थिंक द पिक्चर्स रिप्रेजेंट इज कॉल्ड, और जिसमें हम फिर उन रिस्पोंडेंट्स को अपने को कहते हैं जी वो देख के बताएं कि उन्हें तस्वीरों में वो क्या सोचते हैं कि तस्वीरों के बारे में, कि ये तस्वीरें किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हैं, ठीक है। तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, उस टेस्ट को हम कहते हैं जी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ये पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 2 टेस्ट होते हैं कॉमन जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, एक थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, दूसरा रोशाक टेस्ट होता है। जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है ना, इसमें टोटल 31 कार्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें उन कार्ड्स के ऊपर वाज़िया तस्वीरें बनी होती हैं, हम अपने रिस्पोंडेंट्स को कहते हैं जी ये तस्वीर है, तो इसमें दिखाएं, बताएं ये तस्वीर आपको क्या लगती है, इसमें क्या शो हो रहा है, ठीक है, आपको क्या लगता है इस तस्वीर से मुराद क्या है, तो वो अपनी परसेप्शन के मुताबिक बताता है जी मुझे लगता है इसमें ये बंदा रो रहा है, ये बंदा बहुत खुश हो रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसको हम थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट कहते हैं, जो पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा जो है ना, टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 10 कार्ड्स, वो टेस्ट जो 10 कार्ड्स पर मुश्तमिल होता है, एंड हैविंग प्रिंट्स ऑफ इनक्लॉट, और ये जो दूसरा टेस्ट होता है ना, जिसको हम रोशाक टेस्ट कहते हैं, इसमें टोटल 10 तस्वीरें होती हैं, लेकिन वो 10 तस्वीरें जो होती हैं ना, वो क्लियर नहीं होती, ठीक है, शेपलेस पेंटिंग उनके ऊपर होती है। इंक ब्लॉट का मतलब ये है कि शेपलेस तस्वीरें उनके ऊपर बनी होती हैं, तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, जिसमें 10 कार्ड होते हैं और उसके ऊपर शेपलेस पेंटिंग होती है, इंक ब्लॉट, यानी वो तस्वीरें वाजिया नहीं होती कि किस चीज़ की, हर बंदे को, किसी को वो कबूतर नजर आएगा, कोई कहेगा मुझे ये कोई और परिंदा नजर आ रहा है, कोई कहेगा जी मुझे इसमें कोई एनिमल नजर आ रहा है, ठीक है, यानी वो शेपलेस पेंटिंग्स होती हैं, तो उनको हम, ये भी टेस्ट पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, इसको हम रोशाक टेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 61 पे है जी, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वे ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स ऑब्जर्वेशन, कि जब इन्वेस्टिगेटर अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, अपनी ऑब्जर्वेशन से डाटा कलेक्ट करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेटर अपनी ऑब्जर्वेशन के जरिए डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद 62 पे है, डाटा कलेक्शन टेक्निक जनरली इन्वॉल्व फेस टू फेस कॉन्टैक्ट,
कि उस डाटा कलेक्शन टेक्निक को हम क्या कहेंगे जिसमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व होता है विद अदर पर्सन और पर्संस, किसी दूसरे पर्सन या पर्संस के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू कहेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्योंकि वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट की बात कर रहा है तो वो हम इंटरव्यू इसको हम करेक्ट करेंगे। उसके बाद 63 पे देखें जी, 63 में कहता है जी डाटा कलेक्शन मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स कॉन्टैक्टिंग द रिस्पोंडेंट्स ऑन द टेलीफोन इटसेल्फ। टेलीफोन के जरिए जब हम डाटा लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू कहते हैं। 64 पे है जी, अ कंसेप्ट विच कैन टेक ऑन डिफरेंट क्वांटिटेटिव वैल्यूज इज कॉल्ड। उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं जो डिफरेंट, जिसकी क्वांटिटेटिव वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसको हम वेरिएबल कहेंगे। कांस्टेंट में हमें पता उसकी फिक्स वैल्यू होती है। 65 पे भी ये इजी क्वेश्चन है वैसे तो। डैश रिप्रेजेंट्स द मेजरेबल ट्रेड्स दैट कैन चेंज ओवर द कोर्स ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। कि जब हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो जिसकी ट्रेड्स चेंज होती रहती हैं, फिक्स नहीं रहती, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये भी वेरिएबल ही है। वेरिएबल से मुराद जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी ट्रेड्स चेंज होती रहती हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद 66 पे है जी, if one variable depends upon or is a consequence of the other variable। अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है या वो दूसरे वेरिएबल का रिजल्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज, इसको हम क्या कहेंगे जी, 66 नंबर एमसीक्यूज है, इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और उसके अलावा ये पहले वेरिएबल का रिजल्ट भी होता है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, उसका रिजल्ट जो होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस जो होगा, वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल ही कहलाएगा। ठीक है, 67 पे है जी, द वेरिएबल दैट इज एंटीसीडेंट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल इज टर्म्ड एज डैश वेरिएबल। उस वेरिएबल को क्या कहते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल का एंटीसीडेंट होता है। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल में डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए प्रोसीड करता है उसको। यानी उससे मुराद ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज की वजह बनता है, डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज की वजह बनता है, ठीक है, एनीथिंग विच प्रोसीड अनदर थिंग, ठीक है, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ये उसका क्या करेक्ट आंसर भी आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही आएगा ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही ऐसा वेरिएबल होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रोसीड करता है। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आती है वो किस वजह से आती है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। 68 पे है जी, इंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ आर एग्जांपल्स ऑफ डैश वेरिएबल। के स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस जो है ये कौन से वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे। तो अगर हम इनको देखते हैं ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव में तो ये फिर डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस, क्योंकि ये दोनों किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ऑप्शन सी इसका होगा। ठीक है, उसके बाद 69 पे है जी, फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम इज डैश वेरिएबल। फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होगा वो फिर क्या कहलाएगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। ट्रेनिंग जो होगी वो इंडिपेंडेंट ही होगी ना, और उसका स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस जो है ये डिपेंड कर रहे होंगे ट्रेनिंग के ऊपर। यानी जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतनी ही स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस ज्यादा डेवलप होगी। नंबर 70 पे है एमसीक्यू नंबर 70, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट आर नॉट रिलेटेड टू द पर्पज ऑफ द स्टडी। कि वो वेरिएबल्स जो हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं होते बट मे इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकते हैं, उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, तो उन वेरिएबल्स को हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं जी। वैसे कंफाउंडिंग वेरिएबल भी यही होते हैं। तो असल में कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है ना उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल और दूसरा इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल हो, एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो या इंटरवीनिंग वेरिएबल हो, ये एक ही चीज़ है, उनको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोग कंफाउंडिंग भी कर लेंगे तो वो भी ठीक होगा, लेकिन बुक में एक्सट्रेनियस दिया गया तो हम इसको फॉलो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 71 नंबर पे एमसीक्यूज, these are the aspects, factors, conditions of a study that are kept unchanged in an experiment is called। कि जो किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी स्टडी में अनचेंज रहती हैं यानी कांस्टेंट होती हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे हमने पीछे वेरिएबल का पढ़ा था ना, जो चेंजेबल होता है, तो जो कांस्टेंट रहता है उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, जो चेंज नहीं होता।
72 पे एज विल बी अ डैश फैक्टर इफ द पार्टिसिपेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, कि अगर एक ही ग्रुप है हमारे पास और उस ग्रुप में तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तमाम लोग जो हैं उनकी एज सेम है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि एज इस ग्रुप के लिहाज से एज क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अब चूंकि उसमें मौजूद ग्रुप में मौजूद तमाम लोगों की एज एक जैसी है, चेंज नहीं हो रही, तो हम फिर क्या कहेंगे कि एज इस ग्रुप के लिहाज से एज जो है वो क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 73 पे है a variable that is not controlled in an experiment and may affect the dependent variable is called, वही MCQ जो हमने नंबर 70 पे डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कह दिया कि जी इसका करेक्ट आंसर कंफाउंडिंग वेरिएबल है, चूंकि एक्सट्रेनियस नहीं दिया हुआ, तो हम जैसे पहले बात कर चुके हैं कि कंफाउंडिंग वेरिएबल भी हम उसको कह सकते हैं कि जो हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं होता लेकिन हमारे रिजल्ट्स को इफेक्ट करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 74 पे डैश वेरिएबल इज वन फॉर विच द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड रिजल्ट इन अ सेट ऑफ कैटेगरीज, कि उस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे जिसमें हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस होंगी या रिजल्ट जो होंगे वो कैटेगरीज की फॉर्म में हम उसको कंट्रोल करेंगे या लिखेंगे। तो ठीक है, जब कैटेगरी की बात आ जाएगी तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की बात कर रहा है, यानी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा जी रिजल्ट जो होगा वो कैटेगरीज की फॉर्म में होगा। उसके बाद 75 पे है जी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर ऑफन रेफर टू एज डैश वेरिएबल, तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो होते हैं क्योंकि वो किसी कैटेगरी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, किसी क्वालिटी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको क्वालिटेटिव वेरिएबल भी कहते हैं। 76 पे है जी अ डैश वेरिएबल इज वन फॉर विच द ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड इन न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात आ गई है तो फिर हम क्या कहेंगे उस वेरिएबल को, न्यूमेरिकल वेरिएबल कहेंगे। 76 जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 77 पे है जी, 77 पे है अ लिकर्ट स्केल इज डैश रेटिंग स्केल इन विच रिस्पोंडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज अ वैल्यू दैट represents their attitude belief concerning specific टॉपिक। ठीक है, उसको हमें पता है ये लिकर्ट स्केल हो गया, या उसके बाद हम जो यूज़ करते हैं लिकर्ट स्केल भी यूज़ करते हैं, थर्स्टोन टेक्निक भी यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल सिमेट्रिक डिफरेंशियल भी यूज़ करते हैं, उसके बाद गॉटमैन स्केल या स्केलोग्राम भी, ये सारे मेथड जो है ना ये आते हैं एटीट्यूड टेस्ट इनको हम कहते हैं, जिसमें हम एटीट्यूड जिनकी मदद से मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिकर्ट स्केल जो होता है ना ये हमारा न्यूमेरिकल स्केल होता है, यानी इसमें हम नंबर्स असाइन करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री उसके पीछे नंबर्स हमने उसको अलॉट किए होते हैं, इसलिए हम इसको न्यूमेरिकल कहते हैं। इसके अलावा लिकर्ट स्केल के बारे में ये भी पूछ लिया जाता है ये टेस्ट जो है वो किसने डिज़ाइन किया था, तो रैनसन RENSIS रैनसन ने 1932 में ये टेस्ट जो है वो डिज़ाइन किया था। इसका ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने डिज़ाइन किया था और कब किया था। 78 पे है जी MCQ नंबर 78 है फिनोमिना विच कैन टेक ऑन क्वालिटेटिव डिफरेंट वैल्यूज इवन इन डेसिमल पॉइंट्स आर कॉल्ड, उस फिनोमिना को या उन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं जो क्वांटिटेटिवली डिफरेंट वैल्यूज इनके पास होती हैं इवन इन डेसिमल पॉइंट्स, यानी जिसकी वैल्यूज को हम पॉइंट्स में इशारिये में लिख सकते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे या कंटिन्यूस। ये दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज को हम होल नंबर्स में लिख सकते हैं, सिर्फ होल नंबर्स में, मुकम्मल नंबर में हम लिख सकते हैं, यानी उसको हम नुक्ता इशारिये में नहीं लिख सकते, उनको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिसको हम पॉइंट्स में डेसिमल में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखें ना बहन भाइयों की तादाद तो हमेशा होल नंबर्स में आएगी ना, 5 होंगे भाई बहन, 3 होंगे, 2 होंगे, कभी हम ये तो नहीं कह सकते कि अढ़ाई बहन भाई हैं, 5.5 भाई, वो होल नंबर्स में आएंगे। इसी तरह अगर एक घर में कमरों की तादाद है तो वो भी हमेशा होल नंबर्स में आएगी। फुटबॉल में प्लेयर्स की तादाद हमेशा होल नंबर्स में आएगी, या 11 होंगे या 16 होंगे या 14 होंगे, ये नहीं हम कह सकते कि 11.5 या 16.5। तो जब भी हमारे पास जो स्कोर होता है, जो पॉइंट्स होते हैं होल नंबर्स में आते हैं, कंप्लीट नंबर्स में आते हैं, जिनको हम पॉइंट्स या डेसिमल में नहीं लिख सकते, तो उनको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। और जिनको हम डेसिमल में पॉइंट में लिख सकते हैं उनको हम कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। जैसे एज है
तो एज आ सकती है ना, 3.5 साल भी हो सकती है, 4.5 साल भी हो सकती है, 30.5 साल भी हो सकती है, 39 साल भी हो सकती है, यानी पॉइंट्स में डेसिमल में आ सकती है, लिहाजा हम इसको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहेंगे। इसी तरह वेट जो है हमेशा ज़रूरी तो नहीं होल नंबर में आएगा, किसी का वेट 80.5 kg होगा, किसी का 90 kg होगा वगैरह वगैरह, यानी पॉइंट्स में डेसिमल में लिख सकते हैं, तो इसको हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। यानी जैसे एज है, जैसे हाइट है, जैसे वेट है, एक कार की स्पीड है, एक शॉर्ट पुटर गोला जो फेंकता है तो वो ज़रूरी तो नहीं होल नंबर्स में ही आएगा, वो आ सकता है ना 23.5 मीटर उसने गोला फेंका, 24.5 मीटर फेंका वगैरह वगैरह, तो इनको हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरे इफ न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन द इंटेग्रल इज कॉल्ड, यानी जो होल नंबर्स में होगी, इंटेग्रल में होगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डिस्क्रीट कहेंगे। उसके बाद नंबर 80 पे है जी, एज इज एन एग्जांपल ऑफ डैश वेरिएबल। एज किस में आएगी, अब जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, एज जो है वो हमारी आएगी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में। नंबर 80 का जवाब है, ठीक है। 81 पे है जी कि द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज एन एग्जांपल ऑफ, बच्चों की तादाद जो है वो किस में आएगी, वो डिस्क्रीट में आएगी, ठीक है। 82 पे है जी, द रिसर्च डैश इज द प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट दैट रिलेट्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अ डिपेंडेंट वेरिएबल। उसको हम क्या कहेंगे कि रिसर्च डैश इज प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट, जो हम रिसर्च के अंदर जो हमारी प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट्स होती है ना, प्रिडिक्शन जो हम रिसर्च में करते हैं, रिसर्च में हम जो गैस लगाते हैं, दैट रिलेट्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अ डिपेंडेंट वेरिएबल, के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना, उसके बारे में जो हम अपनी प्रिडिक्शन देते हैं, ठीक है, हम अपने बारे में जो उसके बारे में जो अपना गैस देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। जी ये हमारे 82 MCQs आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 83 से लेके 185 तक जो MCQs है ना उनको कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इन तमाम MCQs को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।